राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की वार्षिक आम बैठक में कहा कि भारत ने 2025 तक रक्षा निर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। ये देखते हुए कि सैन्य उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार का प्रमुख फोकस है। कार्यक्रम के संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत घरेलू फर्मों में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए इस साल के रक्षा बजट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। SIDM की बैठक में उन्होंने कहा कि हमें बस चलते रहना है, बिना थके चलते रहना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भारत में निवेश करने को इच्छुक है, क्योंकि देश एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है, जो ये दर्शाता है कि अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का समय है। महज 5 साल पहले जो बीज आप लोगों ने रोपा था, इस SIDM नाम के पौधे ने न केवल अपनी जड़ें जमा ली हैं, बल्कि अभी अब पूरा वृक्ष की तरह बनकर तैयार हो गया है। और मुझे बताया गया है कि SIDM से लगभग 500 मेंबर्स जुड़ चुके हैं और इसकी रेलेवेंसी लगातार ये बढ़ती जा रही है। और इन वर्षों में SIDM देश की डिफेंस इंडस्ट्री की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। आज के कुछ वर्ष पहले लोग SIDM को जानते नहीं थे, लेकिन आज जब भी मैं SIDM की चर्चा करता हूं तो लोग इस SIDM नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। आपकी ग्रोथ अपने आप में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ का यह इंडिकेटर है। धीरे धीरे आपके ऑफिस का दिल्ली से बाहर सेटअप होना आप पर इंडस्ट्री के भरोसे के कारण ही है। साथ ही यह इंडस्ट्री के हितों की रक्षा और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के आपके विजन और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के प्रति आपके कमिटमेंट को भी यह दर्शाता है। साथियों, किसी राष्ट्र की प्रगति में नेशनल सिक्योरिटी की क्या भूमिका होती है, इससे हम सभी भली भांति अवगत हैं। एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र ही प्रगति की सर्वोच्च ऊंचाइयां छूने में सक्षम हो सकता है। कोई राष्ट्र कितना ही धनवान क्यों न हो, कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, पर जब तक वह नेशनल सिक्योरिटी के सभी डायमेंशंस पर गहराई से कार्य नहीं करता है, उसकी समृद्धि, उसकी प्रॉस्पेरिटी खतरे में ही रहती है। और आज जब मैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, SIDM को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दोनों ही दृष्टियों से हमारा देश लगातार मजबूत बनता जा रहा है। लगातार बदलती वैश्विक परिस्थितियां इसके लिए और अधिक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार कर रही हैं। और पिछले कुछ समय को देखें तो आप पाएंगे कि बदलते सिक्योरिटी सिनेरियो के अनुरूप दुनिया भर के देश अपनी सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। मित्रों, आप सब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री कहकर पुकारते हैं, सिप्री की हालिया रिपोर्ट से अवगत होंगे। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल यानी 2021 में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग की पहली बार $2 ट्रिलियन पार कर चुकी है। 2020 की तुलना में इसमें 0.7% और 2012 की तुलना में इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई। और हमारी आर्म फोर्सेस भी जाहिर है आगे आने वाले वर्षों में अच्छी खासी धनराशि कैपिटल प्रोक्योरमेंट में स्पेंड करेंगी। यह सब क्या दिखाता है? यह सब यही दिखाता है कि आने वाले समय में दुनिया की सुरक्षा जरूरतें और बढ़ने वाली हैं और हमारा देश उन जरूरतों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण तरीकों से पूरा करने का दम रखता है। इसको पूरा करने की हम हैसियत रखते हैं। हम लगातार ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित हो। इस वर्ष यानी 2022-2023 के लिए 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ कर दिया गया है और उसमें से भी 25% राष्ट्र केवल डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। और यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 7-8 साल पहले तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो कुल जमा 1000 करोड़ रुपए हुआ करता था, बामुश्किल 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपए हुआ करता था,
आज वह बढ़कर 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और हमने 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.7 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। 1.75 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का हमारा टारगेट है। और इसमें एरो स्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज से 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही एसआईडीएम की बड़ी भूमिका होने वाली है। बिना आपके रोल के, बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के लिए एक पसंदीदा और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन या बनकर उभरा है। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज और ग्लोबल बिजनेस लीडर भी इस बात को मानते हैं। और बीते फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का अब तक हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है, बहुत जांच परख कर तब इन्वेस्ट करता है। वह देश की संभावनाएं और अवसरों को देख कर ही इन्वेस्ट करता है। ऐसे में यह रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकॉनमी के लिए निश्चित ही बहुत ही एक अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है कि पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रही है। उसे भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लग रहा है। और यह दिखाता है कि आप सबने जिस गति से अब तक की जर्नी तय की है, अब उससे कहीं तेज गति से आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस एनुअल सेशन की सफलता के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अगले माह गुजरात में रक्षा महोत्सव यानी डेफ एक्सपो का 12th एडिशन यह आयोजित होने जा रहा है। आप सभी इसमें पूरे जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेट करें, यह हमारी आप सबसे निवेदन है। और हम सभी लोगों की अगली मुलाकात संभवतः डेफ एक्सपो गुजरात में ही होगी। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में मुझे आमंत्रित किया, अपना निवेदन यहीं पर समाप्त करता हूं। मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 30 सितंबर को सर्दियों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अपनी सरकार की 15 सूत्रीय कार्य योजनाओं की शुरुआत करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5,000 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले परियोजनों प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शीतकालीन कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और अन्य पहलुओं के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमने 5 सितंबर को पहले दिल्ली के अंदर 30 विभाग जो अलग अलग प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंसर्न है, उन सभी विभागों के साथ ज्वाइंट बैठक की थी, जिसमें अलग अलग विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया था विंटर एक्शन प्लान में तैयार करने के लिए। 15 सितंबर को दोबारा इन विभागों की ज्वाइंट बैठक हुई और सभी विभागों ने अपने अपने एक्शन प्लान को पर्यावरण विभाग को सौंपा। पर्यावरण विभाग के द्वारा 15 सूत्री एक्शन प्लान पर काम किया गया है। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान अब बन करके तैयार हो चुका है। 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस 15 सूत्री एक्शन प्लान को दिल्ली के लोगों के सामने रखेंगे और उसी एक्शन प्लान के आधार पर सभी विभागों के साथ मिलकर के सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को
नियंत्रित करने के लिए हम काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हम 1 अक्टूबर से जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जो एडवाइस दिए गए हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने विंटर एक्शन प्लान में अपनी कार्य योजना हम बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो 2018 से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो ग्रैप लागू किया जा रहा था, उसका जो बेसिक आधार था वो PM 2.5 और PM 10 हुआ करता था। PM 2.5 और PM 10 के आधार पर प्रदूषण के स्तर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। पहला मॉडरेट, दूसरा पुअर, तीसरा वेरी पुअर, चौथा सीवियर और पांचवा था सीवियर प्लस। अब ग्रैप सिस्टम में कमीशन ने 2022 से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के आधार पर ग्रैप सिस्टम भी दिल्ली के अंदर लागू होगा। पहले जो 5 कैटेगरी थी उसकी जगह 4 कैटेगरी कर दी गई है। पहला है पुअर एयर क्वालिटी, इसका 201 से 300 जो होगा वो पुअर कैटेगरी में लिया जाएगा। वेरी पुअर 301 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सीवियर 401 से 450 और सीवियर प्लस एयर क्वालिटी जो है वो 450 से प्लस। इन 4 कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा और इसी के आधार पर ग्रैप सिस्टम भी लागू किया जाएगा। अब 3 दिन पहले अनुमान के आधार पर ग्रैप सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आकलन जो है वो IITM और IMD इसके फॉरकास्ट के आधार पर किया जाएगा और उसके आधार पर ग्रैप सिस्टम लागू होगा। अभी तक 20,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर की जितनी साइट होती थी वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने की बाध्यता थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर तक की एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ पर अब एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर 1 स्मॉग गन लगाना होगा। 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर के जो निर्माण साइट हैं वहाँ पे 2 एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाली एजेंसियों के साथ पिछली बार भी हमने मिल के काम किया था, अवेयरनेस काम किया था। आज मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो स्मॉग गन लगाने का जो नया प्रावधान है अब 5,000 से शुरू हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि विंटर एक्शन प्लान के तहत जैसा हम हर बार एंटी डस्ट कैंपेन चलाते हैं उस समय इस नियम को फॉलो करना अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर इस तरह की साइट्स जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 30 तारीख को विंटर एक्शन प्लान मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे और उसके बाद हम लोग ज़मीन पे अपना एक्शन शुरू कर देंगे। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों 2022 में प्रतिभाग करने के लिए गुजरात रवाना होने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों और उनके कोचेस को राष्ट्रीय खेलों 2022 के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से गुजरात में होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 395 खिलाड़ी 26 खेल स्पर्धाओं में अपना प्रदर्शन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल निदेशक समेत विभिन्न खेलों के हमारे जो कोचेज हैं, प्रतिभागी खिलाड़ीगण हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में प्रारंभ होने जा रहे हैं और अब तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खिलाड़ियों की टीम वहां के लिए रवाना होने वाली है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो यहां पर खेल निदेशक बता भी रहे थे कि 15वें नेशनल गेम में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 20 राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की थी और उसमें 68 मेडल जीते थे। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर खेल के प्रति जो जागरूकता बढ़ी और ये केवल स्वस्थ रहने के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं की, अपने गांव, जनपद, प्रदेश और देश की सामर्थ्य को व्यक्त करने का भी एक माध्यम आज खेल बना है और उत्तर प्रदेश ने इसमें अच्छी प्रगति की कि इसमें 20 की बजाय अब 28 गेम में उत्तर प्रदेश की प्रतिभागिता होने जा रही है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के खेल विभाग को, सभी कोचेज को और सभी अपने खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। जो उत्तर प्रदेश के नए सामर्थ्य को व्यक्त करने वाला एक अभिनव प्रयास है। इस समय जो उत्तर प्रदेश की ओर से जो खेलों में वहां भाग लेने वाले खिलाड़ी वहां होने जा रहे हैं, उनमें कुल 462 खिलाड़ी और कोचेज मिलाकर के वहां इस पूरी टीम के साथ वहां पर जाएंगे, प्रतिभाग करेंगे। मैं भी जब परिचय ले रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर ली गई रुचि और निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए प्रयास के कारण भी उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद मिली है। खासतौर पर वाराणसी और गाजीपुर में। और मैंने खेल विभाग को पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा कि शासन अपने स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन निजी खेल एकेडमी जो चलाते हैं उन लोगों को शासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पॉलिसी लेकर के ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी को जो अपने स्तर पर उन्हें संचालित कर रहे हैं, उन्हें शासकीय सहयोग हम दे करके प्रोत्साहित करेंगे तो हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास छन करके आ जाएंगे और एक अच्छी टीम हमें हर एक स्तर पर बनाने में मदद मिलेगी। और इस दिशा में भी एक प्रयास होना चाहिए। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनेक कदम बढ़ाए हैं और गोरखपुर में हम लोगों ने एक महाविद्यालय में स्टेडियम का लोकार्पण का कार्यक्रम वहां पर था। लोगों में कितनी रुचि थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे।
पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा स्टेडियम बन सकता है, अब तक लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन आज इसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वास्तविक हकीकत में बदल रहे हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर एक गांव में खेल के मैदान, ओपन जिम, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर तो आगे बढ़ाया ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी एक नई गति दी है। इस दिशा में और भी बेहतर क्या हो सकता है, प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर जो खिलाड़ी 36वें नेशनल गेम में प्रतिभाग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, उन सबको मेरी बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं उन सबके प्रति, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि और बेहतर करते हुए वो उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के सम्मान को बढ़ाने का कार्य 36वें राष्ट्रीय खेल में करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मंगलवार को मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित नगर गौरव दिवस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में देवास जैसा विकास बहुत कम शहरों में हुआ है और देवास में विकास के काम रुकेंगे नहीं, विकास का पहिया लगातार चलता जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने देवास का गौरव दिवस नवरात्रि के पहले दिन से मनाने का संकल्प लिया। देवास तीव्र गति से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले 10 वर्षों में देवास हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों की सूची में सम्मिलित हो जाएगा। यह आनंद का विषय है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर देवास में बन रहा है। देवियों का वास देवास, मां चामुंडा की कृपा हम पर बरसती है। और मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, राजमाता जी, पूरी टीम, पार्टी का मेरा नेतृत्व और जिला प्रशासन को। आपने देवास का गौरव दिवस नवरात्रि के पहले दिन से मनाने का संकल्प लिया। यह सचमुच में बहुत सौभाग्य का विषय है। कोई भी शहर का संपूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहां की जनता विकास के साथ खड़ी ना हो जाए। आज विभिन्न समाजों से पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगणों ने अपने संकल्प पत्र सौंपे और देवास के विकास का अलग अलग कामों के संकल्प लिए। बिना जन भागीदारी के अकेले सरकार विकास के काम नहीं कर सकती और संपूर्ण जन कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि हर शहर का गौरव दिवस बनेगा साल में एक बार, और उस दिन हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अपने शहर को बढ़ाने में हम भी अपना योगदान देंगे। अलग अलग तरह के कई काम आप करेंगे। कोई हरियाली बढ़ाएगा, कोई पेड़ लगाएगा, कोई कुपोषण दूर करने के काम में जुटेगा, कोई स्वच्छता के काम में जुटेगा। देवास वालों, देवास आगे बढ़ रहा है और मां की कृपा से इस मंच से खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि आने वाले 10 वर्षों में हमारा देवास दुनिया के प्रमुख शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा, हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा। यह विकास के काम के अभी फिल्म दिखाने वाले थे। मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहीं अगर बन रहा है तो आपके अपने शहर देवास में बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, एबी रोड का विकास, मिनी सुपर कॉरिडोर, पुनर्घनत्वीकरण योजना, भगवती सराय का उन्नयन, मीठा तालाब का संवर्धन और माता टेकरी का विकास और सौंदर्यीकरण, जिला चिकित्सालय का उन्नयन, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण, शंकरगढ़ हिल का विकास, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पीने के पानी की व्यवस्था, सीवेज,
की संपूर्ण व्यवस्था, गरीबों के मकान बनाने का काम, खेल कूद के लिए महाराज कैलाशवासी महाराज के नाम पर स्टेडियम का निर्माण, स्वच्छता, संविधान पार्क, अगर मैं गिनाऊं तो इसी में आधी रात हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में देवास जैसा विकास बहुत कम शहरों का हुआ है, लेकिन ये विकास रुकेगा नहीं। सचमुच में जो 10 साल की बात मैंने कही है, देश का अद्भुत शहर होगा विकास। विकास के इस काम को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सबके सहयोग के आनंद नहीं आता। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आप सबका साथ मिलेगा। मैं नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि देवास के विकास में पहले भी हमने कसर नहीं छोड़ी और आगे भी देवास के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। आइए हम सब मिलके देवास के गौरव दिवस पर यह संकल्प लें कि देवास के विकास में हम कोई ना कोई एक काम देवास की जनता के कल्याण के लिए करेंगे। नीतीश कुमार की बिहार सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने वायदे को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भू राजस्व विभाग में नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे, तो वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट बैठक में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया गया। मंगलवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मोहम्मद अफाक आलम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पशु चिकित्सा पदाधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारियों का चयन पहले ही हो चुका है। आज उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज नियुक्ति पत्र वितरित करने का मौका मिला, वो एक सांकेतिक है, लेकिन सब लोगों को बुलाया गया है। सभी को आज सब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और न सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलेगा बल्कि उनको कहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं हमने पूछ लिया, इन्होंने बता दिया है, वो आज ही सब कुछ कर देंगे। आप सब जानते ही हैं कि अभी तो मान लीजिए कि अभी सब बताया गया कि कुल मिलाकर के 470 पदों की नियुक्ति की गई है। अब लेकिन जो पशु चिकित्सकों के 1880 पद है, अब इसमें जो बढ़ा करके 1355 किया गया है और उसी तरह से कुल मिलाकर के मत्स्य कर्मियों और पदाधिकारियों के 1723 पद हैं। उसमें वर्तमान में मात्र 465 था और उसको जो अभी नियुक्ति की गई कुल संख्या 459 हो रहा। लेकिन हमने यही अनुरोध किया है और अभी इन लोगों ने घोषणा भी कर दी है कि भाई अभी तो कुछ लोगों को नियुक्ति हो गई, लेकिन इन पदों पर बाकी जो और नियुक्ति होनी है बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री ने तो बता दिया आपको, हम तो यहाँ की बात कह रहे हैं। हम लोग तो सभी विभाग का जहाँ कहीं भी कहना है, और आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप देख रहे हैं जब भी कैबिनेट हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, अलग अलग विभागों का, उसमें जितनी नियुक्ति होनी है उसके बारे में हम लोग सैंक्शन करते जा रहे हैं और हम लोगों ने बात कर दिया है एक विभाग और देख रहे हैं और बहुत दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही जहां जहां जितना हम लोग नियुक्ति कर सकते हैं वो देख लीजिए, कई लाख की नियुक्ति होगी और सब लोगों को और इसके अलावे लोगों को एक तो सरकार नियुक्ति पत्र देगी, लेकिन इसके अलावे उनको और काम करने का मौका मिले, यह भी हम लोग साथ साथ उसके लिए भी कर रहे हैं ताकि तेजी से काम हो सके। अब आप देख रहे हैं कि हर चीज के लिए हम लोगों ने जो विकास किया है, आप जानते ही हैं कि जो ये काम हुआ है हम लोगों ने नामकरण किया, उसका नाम कृषि रोड मैप, और कृषि रोड मैप 2008 से शुरू किया और उसमें कृषि का और उसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन का, ये सब का काम करते हुए हम लोगों ने जो शुरू किया है। अब आप जानते ही हैं कि हर चीज का विकास होता चला जा रहा है, हर चीज का, खेती बढ़ रही है, लेकिन पहले जो था वो थोड़ा सा
इसमें काम कम होता था, पशु एवं मत्स्य संसाधन, तो उसके लिए और ज्यादा विकास के लिए हम लोगों ने उसी के माध्यम से शुरुआत कराया और शुरू में लोगों को बाहर भेज के हम लोग दिखवाए कि कितना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसी के चलते, और हर जगह से खाली पशु ही नहीं, मछली का, मुर्गी का, सब का जो है, बकरी, इन सब चीजों का बाहर भेज के सब लोगों को दिखाया है कि पहले कहाँ होता था, कितना कम मछली का होता था, कितना कम मुर्गी का होता था, सब कुछ, और अब संख्या कितनी बढ़ गई है। हम लोगों ने तो कृषि रोड मैप में टारगेट रख दिया, लक्ष्य रख दिया, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी थोड़ा और आगे बढ़ना है। लेकिन जो बाहर से सब आते रहता था, तो उसके चलते यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, तो बड़ी बड़ी बात है। इसलिए पशु मत्स्य संसाधन विकास का भी बहुत बड़ा काम। पहले लोग सोचते थे पशु विश्वविद्यालय, हमने कहा कि नहीं, यह एक विज्ञान है, इसका उसका नामकरण किए हम लोग पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अगर आप पता कर लीजिए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सबसे पहले बिहार में नामकरण हुआ है, और इसके बाद पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अब अन्य जगहों पर भी नामकरण शुरू हुआ है। तो इन सब चीजों को देख करके, चाहे कृषि हो या पशु एवं मत्स्य संसाधन हो, दोनों के विकास के लिए हम सब लोग पूरे तौर पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो आप लोगों की बहाली हुई, बहुत खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमने शुरू में ही कर दिया है कि बाकी भी बहाली बहुत जल्दी कर दीजिए, और इसका जब विकास होगा, जब बहाली होगी तो देखेंगे, पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, सबको मदद किया जाएगा, तो उस सब काम से तो और बढ़ावा मिलेगा ना साहब। हर चीज का उत्पादन कितना बढ़ेगा, लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी। हम लोग तो गरीब राज्य हैं, लेकिन हम लोग तो चाहते ही ना भाई। तो आप जरा सोच लीजिए ना कि अपने राज्य के लगभग 75% लोग इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर है। तब आप सोच लीजिए, इसको जितना और विकसित करेंगे, उतना ही ज्यादा सबकी प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। तो हम लोग तो जो भी संभव है अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो अब एक मिलकर के काम करेंगे, और आप लोग भी खूब तेजी से काम कीजिए, अपना काम कीजिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए, और पूरे राज्य को आप आगे बढ़ाइएगा। यही मुझको पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है, और हमको पूरा इस बात को लेकर के खुशी है। इस सबों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी बात में समाप्त। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कांग्रेस ने मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्यह्रास को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकमात्र अनुरोध है कि रुपये को शतक बनाने से रोका जाए। रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे की तेजी के साथ 81.30 के स्तर पर बंद हुआ और मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे बढ़कर 81.58 पर बंद हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 82 की ओर तेजी से दौड़ रहा है। मोदी जी के आशीर्वाद से रुपया इतिहास में सबसे कमजोर हो गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि ठीक एक साल पहले सितंबर 2021 में रुपये की कीमत $1 के मुकाबले 73 थी, जो अब बढ़कर 81.63 हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो सितंबर 2021 में 642 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब 545.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को रुपए की गिरती साख और आबरू की कभी बहुत चिंता होती थी, लेकिन यह सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे।
लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। ठीक 1 साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक 1 साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था। उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। 2004 में 45 पर रुपया, 58 पर हमने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने 58 के रुपए को 82 पर पहुंचा दिया। 24 रुपए मूल्य गिरा है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जिसकी बड़ी बात करते थे, फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। 1 साल पहले $642 बिलियन, 642 अरब डॉलर थी। 1 साल बाद फॉरेक्स रिजर्व $545 बिलियन पर आकर गिर गया है। $96 बिलियन कम। यह पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 1 महीने मात्र में $571 बिलियन से फॉरेक्स रिजर्व गिर के $545 बिलियन हो गया। मतलब 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में $26 बिलियन की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। हम 80% तेल अपना आयात करते हैं। उस तेल के $1 के बदले हम 73 रुपए देते थे 1 साल तक, अब 82 देंगे। जो 9 रुपए का अंतर है वो आपसे ही ऐंठा जाएगा। और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और यह भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगाई का और क्या असर पड़ता है? टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है? आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है। पानी की तरह पैसा बहा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, $642 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। मुझे बस एक ही आशंका है और इस मंच से मैं वो डर और आशंका व्यक्त करना चाहती हूं। मोदी जी को हेडलाइन में रहना, सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है, बड़े बड़े फिगर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं यह डर तो नहीं है कि जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था, रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी? हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से लोगों की पॉकेट पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों के खाने की थाली पर प्रहार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं और सबसे ज्यादा इस देश की प्रतिष्ठा को आप कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि टूटता रुपया, आप ही का कहना था, प्रधानमंत्री की साख और आबरू दिखाता है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो में किया गया। यहां पीएम मोदी समेत 700 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एएनआई और देश की दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से 8 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। 8 राज्यों में छापेमारी के दौरान 150 से अधिक पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया।
हाईकोर्ट ने आपको एलजी के खिलाफ विवादित पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली में उफान पर पहुंची यमुना नदी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए निकासी अलर्ट घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 46 निकायों में मतदान आज 30 सितंबर को होगा। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 20वां दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिन की शुरुआत मलप्पुरम से की। आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हर शख्स घर बैठे ही देख सकता है। कोर्ट की सुनवाई लाइव स्ट्रीम होगी। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद F-16 पर अमेरिका की सफाई। बाइडेन प्रशासन ने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग तरह से हमारे साझेदार हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश बनी आफत। भूस्खलन के कारण जमीन में जिंदा समा गए 7 लोग। राज्य के हालात बेहद खराब। तेजस एक्सप्रेस के डिब्बों की हालत खस्ता। IRCTC ने मांगा वंदे भारत का कोच। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम